मेरी पत्नी एक ऐसी जगह से थी जहाँ अक्सर शरीफ लोग नहीं जाया करते थे। ऐसी जगह को लोग गलत कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत इंसान हूँ। बस मैं मेरे प्यार की खातिर मजबूर था। उसे मैंने ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर एक खुशी भरी ज़िंदगी दे दी। मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मेरा दोस्त एक दिन मुझे उन गलियों में ले गया जहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। गली में घुसते ही खूबसूरत लड़कियाँ इशारे करके अपने पास बुला रही थी और जहाँ से हर किसी को अदाएँ दिखाकर अपनी तरफ खींच रही थी। वहाँ गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही, लेकिन जब चंदा नाम की एक कोठे पर नाचने वाली लड़की मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसे देखकर ऐसे लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई भी लड़की नहीं हो सकती। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब गया था। फिर मैं अक्सर उससे छुप छुप कर मिलने जाया करता था। मैं हर रात चंदा का डांस देखने जाता था। मैं करोड़पति बिजनेसमैन बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात चंदा पर नोटों की बारिश करता था। उस कोठे की मालकिन एक औरत थी, उसका नाम चमेली था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर में उस कोठे पर चला गया और चमेली से रिक्वेस्ट की कि मुझे चंदा से मिलवा दे और इसके बदले मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे दूंगा। चमेली मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात चंदा से करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद चंदा वहाँ पर आ गई। वह सजी सवरी थी और वह तो जैसे मेरे दिल में उतर गई। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और चंदा के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। चंदा एक अच्छी और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी होती थी। उसके साथ कोई भी इंसान बोर नहीं हो सकता था। अब मैंने अपना नियम बना लिया था कि मैं हर शाम को चंदा से मिलने जाता था। मेरी और चंदा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि आज दोस्ती से बहुत ही ऊपर है। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने चंदा से अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो उसने मुझे हाँ में जवाब दिया। मैंने चंदा को कहा कि ये डांस करना तुम्हें छोड़ना होगा। इस बात पर वो बहुत उदास हो गई और रोई और उसने कहा कि यह कोठा है और मैं नाचने वाली हूँ। हर लड़की की यह इच्छा होती है कि इस पाप की ज़िंदगी को छोड़कर वो अपना एक घर बसाए। हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है? फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है। यहाँ सभी लड़कियाँ मजबूर है और मजबूरी की वजह से यह सब कर रही है। मैंने चंदा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई और फिर वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे सराखों पर होगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और वो मुस्कुराने लगी। मैं और चंदा तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। चमेली चंदा जैसी हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने चमेली के सामने 25 लाख का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैंने चंदा से शादी करके उसे एक किराए के घर में ले गया। मैंने सोचा कि कुछ समय गुजर जाएगा तो चंदा को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी शादी हो जाएगी चंदा के साथ, तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा जो ठहरा था। वह मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने और चंदा ने उस घर में अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन फिर वह हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ऑफिस से काम कर रहा था, तभी चंदा का फ़ोन आया कि मुझे मार्केट जाना है। मैं शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो लेकिन वह अब तक वापस नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वह कहाँ गई है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच गया। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझे बोली, माफ़ कीजिएगा, यह कोमा में चली गई है। हम बता नहीं सकते कि यह कब तक होश में आएंगी। यह सुनकर मैं बहुत रोया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल में बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को तो ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी, मगर इतने बड़े हादसे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सारा सारा दिन रोता रहता था। कुछ दिनों तक भी मेरी हालत बेहतर नहीं हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं घर गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। पापा कहने लगे, शुक्र है कि तुम आ गए बेटा, अब तुम खुद ही यह कारोबार संभालो। अब तो सब तुम्हारा ही है। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन सब का ख्याल रख सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने पापा को बताया कि मैंने चंदा के साथ छुपकर शादी कर ली है।
हमारी शादी को अभी 1 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गई। माँ और पापा मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं चंदा को हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे कहा कि आप चंदा की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करो और उनसे वादा किया कि जब चंदा ठीक हो जाएंगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ पापा इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस अपने घर आ गया। मैं हॉस्पिटल गया तो चंदा वहाँ आराम से लेटी हुई थी। मैं हर दिन हॉस्पिटल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन डॉक्टर मुझे चंदा से नहीं मिलने देती। वो कहती थी कि मरीज के पास हम किसी को भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज़ 10 मिनट के लिए चंदा के पास जाने देती थी। मैं चंदा के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता। मुझे जैसे ही इजाज़त मिलती तो मैं रो रो कर चंदा से कहता, तुम ठीक क्यों नहीं होती हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता था जैसे वह मेरी बात सुन लेंगी और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं उसे बस इतना ही कहता, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पापा को भी मना लिया है, लेकिन वह नहीं उठती और ना ही कुछ बोलती। आज जब मैं चंदा से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने हॉस्पिटल की ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों? तो वह बोली, मरीज हॉस्पिटल की ड्रेस से तंग हो जाता है, इसलिए हम मरीज के साथ ऐसा ही करते हैं। और अब हम रोज़ आपकी पत्नी चंदा के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता। लेकिन अब मैंने नोटिस किया था कि चंदा के कपड़े हर रोज़ चेंज किए जाते थे। उसने जो भी कपड़े पहने होते वो बिल्कुल आम कपड़े नहीं होते थे, वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ से बाहर थी। क्या हॉस्पिटल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उनको पहनाते थे? फिर मैंने देखा कि चंदा के चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हो, लेकिन ये चेहरे पर मेकअप क्यों करते हो? आखिर ये सब क्या है? मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से बहुत घबरा गई थी। अब मुझे चंदा की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब उस हॉस्पिटल की असलियत जानकर रहूँगा। मैंने उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिला था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब भी उससे मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं चंदा को देखने जाता तो उसके कपड़े भी चेंज होते और उसके चेहरे पर मेकअप के थोड़े थोड़े निशान भी रहते थे। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरी पत्नी के साथ। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने चंदा के पास जाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने सारी रात जाकर यूं ही गुजार दी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर मुझे शक हो। एक नर्स रात को 2-3 बजे सारे मरीजों को चेक करके जाती थी, वहीं चंदा के कमरे को भी चेक करके जाती थी। मुझे सुकून मिल जाता था। जब मैं सुबह कमरे में गया तो चंदा के कपड़े फिर से बदले हुए थे। उसके चेहरे पर मेकअप के थोड़े निशान दिख रहे थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे अपने साथ मिला लिया। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रात हुई मैंने उस डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे चंदा के कमरे में जाने से कोई नहीं रोक रहा था। पहले तो मैं जैसे ही चंदा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता था, एक नर्स भागकर मेरे पास आ जाती थी और मुझे अंदर जाने से रोकने लगती थी। आज मैं बड़े आराम से चंदा के कमरे में चला गया, मगर यह क्या, मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि चंदा का बेड तो खाली था, वहाँ तो चंदा थी ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर वह कहाँ जा सकती है। मैं बाहर निकल आया और वहाँ के एक डॉक्टर से चंदा के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास चला गया तो चंदा के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे की मरीज कहाँ है, तो वो बोली, जहाँ रोज़ जाती है, आज भी वहीं गई है। मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा कि फिर वह कहाँ जाती है, तो वो बोली, आप ज़्यादा होशियार मत बनो, आपको तो ये सब कुछ पता है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? आपका तो हिस्सा आप ले चुके हो ना। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने डॉक्टर की ड्रेस उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस हॉस्पिटल की बेंच पर बैठ गया। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैं देखना चाहता था कि आखिर चंदा कहाँ से वापस आएंगी, लेकिन सुबह के 7 बज गए थे, चंदा हॉस्पिटल नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे पूछा कि मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ, तो बोली, आप जाकर मिल लो, आपके पास 10 मिनट है। मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बड़ी तेज़ी से चंदा के कमरे में दाखिल हुआ।
चंदा अपने बेड पर मौजूद थी। उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। अब मेरे समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी चंदा को रात में बिस्तर से उठाकर ले जाता है, वो उसे हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला किया कि अब मैं हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे की निगरानी करूंगा। मैंने हॉस्पिटल वालों के साथ एक चाल चलने की सोची। दूसरे दिन मैं चंदा के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका था। मुझे पता था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए आ जाएगा और मेरी सोच के मुताबिक 15 मिनट हो गए थे कि एक डॉक्टर उस कमरे में आया और बोला, सर आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखेंगे। किसी भी तरह की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने चंदा का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया, तो मैं उनसे मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और मैं ऑफिस चला गया। और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। चंदा अपने कदमों से चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आ रही थी और फिर वह एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे में मैं बहुत ही तकलीफ में था। दुख दर्द परेशानी ने एक साथ मुझ पर वार किया था। दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा चंदा के पीछे जाना भी जरूरी था, इसलिए मैं उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जो मुझे बहुत बड़ा सदमा दे चुका था। चंदा की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से उसको निकाल कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपनी घर की सुरक्षित चारदीवारी भी दी थी, लेकिन उसने क्या किया? वह तो जिस गंदगी से निकली थी फिर उसी गंदगी में वापस लौट गई। आज जब वह कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10 मिनट बाद मैं कोठे में दाखिल हो गया। मैंने अपना भेष इस कदर बदला था कि कोई भी मुझे पहचान ना सके। जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो चंदा नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता कि आखिर चंदा यह सब क्यों कर रही है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। अगर उसे नाचने का इतना ही शौक है तो उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया। डांस देर तक चलता रहा। सुबह 5 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहाँ बैठा रहा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर चंदा के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, चंदा अगर तुम्हें यह सब छोड़ना ही नहीं था तो तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, लेकिन फिर भी तू मेरी नहीं बन सकी। चंदा भी रोने लगी और रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते ही हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं। मैं आपसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरन मुझे यह सब करना पड़ा और मैं कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी बताओ तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने यह सब किया। उसने बताना शुरू किया कि आपसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में था, वह भी मेरी डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। चमेली उसे जुबान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी, मगर फिर अचानक से वह सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसे भेजने छोड़ दिए थे। चमेली और मैंने 6 महीने इंतजार किए, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो चमेली ने मुझे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र आप पर पड़ी थी। आप एक दिन मेरा डांस देखने आए थे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर हम दोनों का मोहब्बत परवान चढ़ गया और फिर आपने मुझे खरीद लिया, लेकिन हमारी शादी के 1 महीने बाद ही वह सेठ भी वापस आ गया। उसने चमेली से कहा कि अगर चंदा दोबारा डांस नहीं करेंगी तो चंदा के पति को जान से मरवा दूंगा, चमेली को भी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उसकी बात मान ली। वो मुझे जैसा कहता मैं वैसा ही करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात उसके सामने नाचूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने हॉस्पिटल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैं फिर से कोठी पर नाचना शुरू कर दी थी ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं आपका चेहरा देखकर खुश हो जाती थी। मैंने चंदा से पूछा, तुम बताओ क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? वो रोते हुए बोली, मुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ रहूं
और वह सेठ फिर से गायब हो जाए और मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ। मैंने चंदा का हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बात छुपाते हैं। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। मैंने चंदा को तसल्ली दी, उस सेठ के खिलाफ कंप्लेन करवाई और फिर उसे पुलिस से अरेस्ट करवा लिया। अब मैं अपने वादे के मुताबिक हमारे घर में वापस आ गया। मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चंदा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसी तरह मेरी और चंदा की ज़िंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई। मेरी पत्नी ने सेठ के डर से जो किया वह उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो भी आपकी समस्या हो आप अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।